तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू थ्रोन ऑफ सील की वीडियो के अंदर में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में डिवाइन स्नेल के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन को कवर अप किया और उसी वीडियो के अंदर में इलेक्ट्रोलक्स और डिवाइन स्नेल के बीच में क्या कनेक्शन है और बाकी सब सन ऑफ लाइट के साथ में भी इसका क्या कनेक्शन है उन चीज़ों को बताया था। और उसी बीच मैंने मेंशन किया था कि टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर से जब से लॉन्ग हाउ चैन ने 4 गार्डियंस को अनलॉक कर लिया तो उसकी टीम की पावर्स लगभग डबल से ट्रिपल बढ़ चुकी है और तो और उससे अभी कई सारे डीमंस के साथ लड़ाई करने में प्रॉब्लम्स को फेस भी नहीं करना पड़ता है। और इसे सुनने के बाद कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि आखिर ये जो 12 गार्डियन नाइट्स है वो है कौन है, कितने ज़्यादा पावरफुल है, उस बारे में थोड़ा सा बता दो। मैं इस वीडियो को काफ़ी दिनों से टाल रहा था लेकिन आज फाइनली मैंने प्लान किया कि इसको खत्म कर ही दिया जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा टावर ऑफ इटर्निटी के बारे में और 12 गार्डियन नाइट्स के नाम के साथ साथ उनकी थोड़ी सी पावर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं टावर ऑफ इटर्निटी के साथ में। टावर ऑफ इटर्निटी के बारे में मैंने कई सारी इन्फॉर्मेशन को इन सभी वीडियोस के अंदर में बता के रखा है। ये सभी वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर में मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ मुझे रिसेंटली पता चला कि टावर ऑफ इटर्निटी को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोलक्स ने 3 स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट के कोर्स को इस्तेमाल किया था। इसके बाद इस टावर ऑफ इटर्निटी का जो पावर्स था वो सुपरा डिवाइन टूल तक पहुंच चुका था। जिन लोगों को डिवाइन टूल्स के बारे में नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा चीज़ बता दूं कि कई सारे लेवल्स के ऊपर में कई सारे टूल्स होते हैं। जो सबसे टॉप क्लास में आता है वो है अल्ट्रा डिवाइन टूल। और अल्ट्रा डिवाइन टूल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल कि अभी तक थ्रोन ऑफ सील में उसके बारे में कुछ ज़्यादा मेंशन देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि खुद इलेक्ट्रोलक्स ने अपने 12 गार्डियंस को बता के रखा था कि अल्ट्रा डिवाइन टूल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये जो 32 डीमन पिलर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है ये सभी के सभी एक अल्ट्रा डिवाइन टूल का ही हिस्सा है। और अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ पता तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि और भी सब्सक्राइबर्स को या फिर मेरे फ्रेंड्स को पता चल जाए इस बारे में। और सुपर डिवाइन टूल जो आता है वो ठीक उसके एक लेवल नीचे यानी कि सेकंड रैंकिंग पे आता है। तो अब इससे आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि आखिर जो टावर ऑफ इटर्निटी है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टावर ऑफ इटर्निटी के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में। तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर में हम लोगों को सिर्फ ज़मीन देखने को मिलती है, कोई भी आसमान नहीं। और वहाँ पे 2 गार्डियंस थे जिन लोगों को अब तक लॉन्ग हाउ चैन ने अनलॉक करके रखा है, जिनमें से पहला था हम लोगों का फायर नाइट। आप लोगों को पता है कि ये लौंडा कितना ज़्यादा पावरफुल था। इसकी जो मेन एबिलिटीज आती है वो आती है कॉम्बैट एबिलिटीज, यानी कि इससे क्लोज टू क्लोज फाइट के अंदर में हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों ने देखा होगा लॉन्ग हाउ चैन के लिटरली फट के हाथ में आ गई थी, इतना ज़्यादा वो तगड़ा तगड़ा वार कर रहा था। और द सो कॉल्ड असुरा स्लैश जो कि एक पावरफुल अटैक है जिसे लॉन्ग हाउ चैन पर्सनली यूज़ करता है, उसे भी इसी फायर नाइट ने क्रिएट किया था। और इसके बाद जो हम लोग को फर्स्ट फ्लोर में सेकंड वाला देखने को मिलता है उसका नाम है आइस मेज। ये असल में सो कॉल्ड कूल टाइप का लॉन्डा जो होता है उसी तरीके का है। लगता है जैसे कि ये भी एक तरीके का मेन लीड है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हाउ चैन को ये असिस्ट करते रहता है। और इसकी जो मेन पावर्स है वो हम लोग को आइस देखने को मिलती है। और ये ज़्यादातर जो अटैक्स है उसको दूर से करता है और ठंडे दिमाग से परफॉर्म करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। इसके बाद आता है हम लोग का सेकंड प्लेटफॉर्म। सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है वो था असल में विंड असासिन। इसे कभी कभी ग्रीन मैजिशियन भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास जो विंड है वो ग्रीन कलर में देखने को मिलता है। आप लोगों को याद ही होगा कि जब लॉन्ग हाउ चैन इसकी फाइट हो रही थी तो उस दौरान इसकी जो स्पीड थी एट द पीक रहती थी, यानी कि इसकी स्पीड और कॉम्बैट एबिलिटीज इन दोनों के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा था। और तो और लॉन्ग हाउ चैन पहली बार किसी के सामने स्पीड के मुकाबले इतना ज़्यादा लैग कर रहा था, यहाँ तक कि इसे हराने के लिए सायर की हेल्प लेनी पड़ गई थी। इसके बाद सेकंड फ्लोर के ऊपर में जो हम लोग का नेक्स्ट गार्डियन देखने को मिला था वो था अर्थ मेज। और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है मुझे ये चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि लॉन्ग हाउ चैन के साथ जब इसकी पहली फाइट होती है तो ये लॉन्ग हाउ चैन को धूल चढ़ा के रख देता है। और पहली फाइट के अंदर में लॉन्ग हाउ चैन तो इसे टच तक नहीं कर पाता। इसकी मेन पावर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो है ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है। एक तरह से हम लोग हार्नियो की तरह मान सकते हैं इसको। और तो और इसके पास ना लॉस्ट ग्रेविटी टेक्निक्स है जो कि काफ़ी एंशिएंट टाइम में खो चुकी थी और अभी करंटली शायद से सिर्फ और सिर्फ इसी के पास होगी। हो सके इन फ्यूचर चल के इसका हार्नियो का कोलैब भी देखने को मिले। इतनी सारी पावर्स के अलावा भी ये बाकी के गार्डियंस के पावर्स को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। सुनने में आ रहा है, अभी तक तो इस चीज़ को मैंने डोंगर्स के अंदर में नोटिस नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। उसके बाद थर्ड फ्लोर के ऊपर में जो हम लोग को नेक्स्ट वॉरियर देखने को मिलने वाला है वो है द डार्क नाइट। जी हाँ, ये मैं बैटमैन की बात नहीं कर रहा, इसका नाम ही डार्क नाइट है। इसके पास में एक ब्लैक कलर का आर्मर रहता है। इसके पास में जो मेन एसेंस देखने को मिलता है वो है असल में डार्कनेस। और तो और इसके पास में खुद का एक माउंट है जो कि एक हॉर्स है, वो भी शायद से पूरा एक डार्क एसेंस को खुद के अंदर में ऑब्जॉर्व करता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके पास में मेन पावर्स जो है वो एक डार्क एसेंस है, इसीलिए इसकी एंट्री के साथ साथ ही इसके आसपास के 100 मीटर की रेडियस के अंदर ब्लैक पर्पल डार्क कलर का कुछ एक एसेंस फील होने लगता है, जिस वजह से इसके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढल जाता है और इसी कारण की वजह से इसे हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड फ्लोर के ऊपर में हम लोगों को नेक्स्ट गार्डियन देखने को मिलता है वो था असल में लाइट मेज। मेज यानी कि आप लोगों को पता है कि वो एक तरीके का मैजिशियन होगा। इसके पास में लाइट सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी जो पावर्स होगी वो असल में लाइट एलिमेंट वाली होगी। और इसकी जो लाइट रहती है वो असल में 7th रैंकिंग वाली लाइट रहती है, यानी कि इसकी जो लाइट की क्वालिटी होगी वो काफ़ी बेटर होगी, यानी कि एज कम्पेरेबल टू करेंटली जो लॉन्ग हाउ चैन की पावर्स है उसके आसपास पहुंच सकती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थ्रोन ऑफ सील के कॉन्टिनेंट के ऊपर में जितने भी लाइट एट्रीब्यूट वाले पावर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है।
यही कारण है कि इसकी भी जो पावर्स थी वो भी काफी ज्यादा थी। इसके बाद 4th फ्लोर के ऊपर में हम लोग को फिर से एक फायर एट्रीब्यूट वाला वॉरियर देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में एक फायर मेज था, यानी कि एक फायर एलिमेंट वाला मजिशियन। इसकी भी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा होती है, इसके सामने काफी लोग टिक नहीं पाते, यहाँ तक कि इसके सामने लॉन्ग हॉचन भी नहीं रहता, जिस वजह से इसकी टीम को हराने में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज को फेस करना पड़ता है। और इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिलता है 4th फ्लोर के ऊपर में, वो था असल में एक आइस नाइट। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि 1st फ्लोर के अंदर में हम लोग का जो पहला वाला वॉरियर था वो असल में एक फायर नाइट था और दूसरा वाला हम लोग का आइस मेज था, लेकिन इस दौरान ये यहाँ पर आइस नाइट है, यानी कि इसके पास जो पावर्स होगी वो एक आइस एट्रीब्यूट की तो होगी, लेकिन ये असल में एक मेज या फिर कोई वॉरियर नहीं होगा, असल में एक नाइट होगा, यानी कि लॉन्ग हॉचन की तरह पावर्स को पोजेस करता होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि एक तरीके का नाइट है, तो इसके भी दोनों हाथों में स्वॉर्ड्स रहती है, जैसे कि लॉन्ग हॉचन यूज करता है। इसके बाद 5th फ्लोर के ऊपर में जो हम लोगों को नेक्स्ट गार्डियन देखने को मिलता है, वो फर्स्ट टाइम हम लोगों को वॉरियर दिखाया जाता है, यानी कि ये था हम लोगों का अर्थ वॉरियर। इसकी जो पावर लेवल्स थी वो डार्क नाइट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस ही एक 4 मीटर लंबा वॉरियर के रूप में था। इसकी एंट्री के साथ आसपास का जो एयर प्रेशर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि एयर का जो वेट है बॉडी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फील होने लगता है। इसकी जो पावर लेवल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसके दोनों हाथ में हैमर्स थे, और तो और ये भी ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता था। इसके साथ ही साथ इसके पास कुछ स्वॉर्म टेक्निक्स भी थी, और इसे हरा पाने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत फेस करनी पड़ती है। और आप लोगों ने गौर किया है कि जो हम लोगों को सबसे पहले ग्रेविटी वाला देखने को मिला, उसे हराने में लॉन्ग हॉचन की इतनी फट गई थी, तो सोचो इसके सामने सबकी कितनी ज़्यादा फटने वाली है। फिर इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट इसी फ्लोर के ऊपर में देखने को मिलता है, वो था असल में हम लोगों का एक तरीके का विंड मेज, विंड नाइट नहीं बल्कि विंड मेज, यानी कि ये भी विंड एट्रीब्यूट वाला लौंडा होगा, लेकिन असल में इसकी जो पावर्स होगी वो एक मजिशियन की तरह होगी, यानी कि लिंचिन टाइप में। मजिशियन जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिंचिन टाइप में ही हो, हम लोग को और भी मेज देखने को मिलता है जो कि लिंचिन से अलग तरीके से अटैक करते हैं। और ये विंड मेज भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल रहता है, और विंड मतलब इसकी भी फिर से जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन कॉम्बैट एबिलिटीज़ में ये शायद से थोड़ा मोड़ा चोक करता ही रहता है। लेकिन ऐसा मत समझना कि ये जो मेज है वो थोड़े से वीक होंगे, नहीं, आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि जो हम लोगों का इलेक्ट्रोलक्स है वो भी एक तरीके का मजिशियन यानी कि मेज ही था, और उसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिला कर रख दिया था। अब आप लोग सोच लो कि मेज को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए, खास करके अगर वो किसी स्पेशल एलिमेंट को या फिर एट्रीब्यूट को यूज़ करता हो तो। और तो और लास्ट फ्लोर पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अब तक मैंने जितने भी वॉरियर्स के बारे में बताया, जो मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स है वो लेवल 9 के पीक पर होंगे या तो एक अर्ली लेवल 9 के आसपास में होंगे। लेकिन डोंगर्स के अंदर में मुझे लगता है कि इनकी जो पावर लेवल्स है वो हम लोग को थोड़ी सी कम दिखाई जा रही है, क्योंकि लेवल 9 के मुकाबले इन लोगों की जो पावर्स थी अब तक के जो 4 गार्डियंस थे उनका काफ़ी ज़्यादा कम था। और हो सके कि हम लोगों को आगे के जो गार्डियंस होंगे उन लोगों को लेवल 9 पे दिखाया जाएगा, इन सभी को लेवल 8 के पीक के ऊपर में। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट फ्लोर की तरफ। लास्ट फ्लोर में जो सबसे पहले हम लोग को वॉरियर दिखाया जाएगा वो कोई और नहीं बल्कि डार्कनेस मेज होगा। अब आप लोग समझ लो कि यानी कि ये डार्कनेस एट्रीब्यूट को यूज़ करेगा, उसके साथ ही साथ मेज की पावर्स को पोजेस करता है, यानी कि क्या हद तक इसकी पावर लेवल्स होगी आप लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने इसके पहले जो डार्क नाइट के बारे में बात किया था आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और आप लोगों को पता है कि रैंकिंग वाइज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ये गार्डियंस और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अब हमारे लास्ट गार्डियन, यानी कि जो हम लोगों का रैंकिंग वाइज नंबर 1 पे आने वाला है, वो असल में है एक तरीके का लाइट नाइट, यानी कि एक लाइट एट्रीब्यूट वाला लॉन्ड है जो कि यूज़ करेगा नाइट की पावर्स को। अब आप लोग जानते ही हो कि लाइट एट्रीब्यूट में नाइट की पावर्स को पोजेस करने वाला कौन है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो नंबर 1 पे जो गार्डियन नाइट हम लोग को देखने को मिलेगा वो कौन हो सकता है, कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं।